दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य को धरती में जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। आप बिल्कुल सही हैं, परंतु आपको पता ही होगा मनुष्य एकदम से रोटी, कपड़ा और मकान तक नहीं आया। यहाँ तक आने में उसको हजारों साल लग गए। आपको पता है, यह जो मनुष्य आज है, हजारों साल पहले आदि मानव थे। ये जीवित रहने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते थे उसे ही आज हम संसाधन कहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो कच्चा मांस, फल खाते थे, आज हम अनाज को पका कर खाते हैं या मांस को भून के खाते हैं। वो पेड़ के पत्ते या छाल पहनते थे, आज हम कपड़ा पहनते हैं। वो गुफा में रहते थे, आज हम घर में रहते हैं। बस संसाधन का स्वरूप बदला है, परंतु जीने के लिए आज भी हमें वही संसाधन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल इकाई 1 संसाधन और विकास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम निम्न टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला है प्राकृतिक संपदा के साथ हमारा रिश्ता। दूसरा टॉपिक है संसाधन किसका। तीसरा टॉपिक है पर्यावरण विज्ञान की नज़र में। चौथा टॉपिक है अपशिष्ट पदार्थ। पांचवा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। छठवां टॉपिक है नवीकरणीय संसाधन। सातवां टॉपिक है अनवीकरणीय संसाधन। आठवां टॉपिक है संसाधन और विकास। नौवां टॉपिक है संसाधन और प्रबंधन। 10वां टॉपिक है संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियाँ। बिना देरी के चलते हैं पहले टॉपिक पर, संसाधन और विकास। दोस्तों, आपने सोचा है प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी, फल फूल का उपयोग जीवित रहने के लिए जानवर भी करते हैं, परंतु मनुष्य और जानवर में अंतर है। आप सोच रहे होंगे क्या अंतर है? बस इतना अंतर है, जीव जंतु प्राकृतिक चीज़ों से कोई नई चीज़ नहीं बना सकते, पर मनुष्य बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में उसने पत्थर से हथियार बनाया, हथियार से शिकार करना सीखा, जमीन से कंदमूल निकालना सीखा, बांस से टोकरी बनाना सीखा और मरे जानवर के छाल से कपड़े बनाना भी सीख गया। अब वह धीरे धीरे हथियार से ज़मीन को समतल बनाना भी सीख गया, खेत जोतना सीख गया, फसलों का ज्ञान लेना सीख गया और यह जान गया कि कैसे एक बीज अनगिनत बीज में बदल जाता है। इस तरह किसी के साथ साथ वह पशुपालन भी सीख गया, जिसे नवपाषाण क्रांति कहते हैं। अब जो फसल पैदा होता है उसे भंडारित करने के लिए उसने घर बनाना सीख लिया। घर के साथ साथ उसने बस्ती बसाना भी सीख लिया। इस तरह मनुष्य निरंतर प्रगति करते गया और एक समय ऐसा आया कि वह तकनीक का भी इस्तेमाल करना सीख गया। जैसे मिट्टी के बर्तन को पकाना सीखा, रेशे से कपड़ा बनाना सीखा, लोहा, तांबा, कांसा आदि धातुओं से नए वस्तुओं का निर्माण करना सीखा। और यह विकास निरंतर 10,000 साल तक चला और मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधन से अपने ज़रूरत के हिसाब से रिश्ता जोड़ लिया। अब बात करते हैं कि आखिर यह संसाधन किसका है। दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। मनुष्य जब तकनीक के साथ वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन में आगे की ओर बढ़ा तो प्राकृतिक संसाधन के अधिकार की होड़ मच गई कि आखिर ये जो संसाधन है किसका है। जैसे कुछ संसाधन हैं, पानी जिसे हम पीते हैं, तेल जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जंगल जिसका उपयोग हम लकड़ी, भोजन, दवा या वन्य जीवों के आवास के लिए उपलब्ध होता है, इन चीज़ों में होता है। चट्टान आवास निर्माण में उपयोग होता है। खनिज जिसका हम आभूषण, कांच, डिब्बे, मिट्टी के बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। मिट्टी जिससे हम खेती करते हैं। जानवर जिससे हमें भोजन और ऊन मिलता है। ये थे कुछ प्राकृतिक संसाधन। संसाधन के स्वामित्व को समाज ने अलग अलग से निर्धारित कर दिए। समाज के एक हिस्से ने संसाधन को सामुदायिक कहा, जिसमें सबका समान अधिकार है और यह हमारे लिए संसाधन नहीं है, देवी देवता स्वरूप हैं। इसी सोच के कारण संसाधन का किसी एक व्यक्ति ने अधिक दोहन नहीं किया। समाज के दूसरे हिस्से ने संसाधन को सामुदायिक न कहकर व्यक्तिगत माना, जिसमें जमींदार का अधिकार होता था और वह किसानों को काम करवाकर उत्पादन का लाभ ले सकता था। समाज के तीसरे हिस्से ने संसाधन को राजा को सौंप दिया, क्योंकि खेती की सिंचाई के लिए पानी और सुरक्षा उपलब्ध कराता था और इसके बदले किसानों से कर या टैक्स लेता था। टैक्स से भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार तो बढ़ा, परंतु लोगों के बीच ऊंच नीच, वर्ग भेद, जाति भेद, गुलामी बढ़ी और औरतों की स्थिति गंभीर हुई। इस तरह समाज ने खुद ही संसाधन के अधिकार निर्धारित कर दिए। और दूसरी ओर दुनिया में
19वीं सदी में करीब आज से 200 वर्ष पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ी और संसाधनों के दोहन की होड़ लगी, जिसमें दुनिया भर के लोग कच्चे माल को ढूंढने के लिए निकल पड़े और वैज्ञानिकों और भूगोल विशेषज्ञों को बुलाया और उन्होंने एक देश से दूसरे देश यात्रा करना शुरू की। इसी को खोजी यात्रा कहते हैं। इस तरह ब्रिटेन और जर्मनी ने एशिया, अमेरिका और अफ्रीका को गुलाम बना लिया ताकि उस देश के संसाधन को लूट सके और कारखानों को चलाकर उत्पादन को बढ़ा सके और विकास कर सके। इसी प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। बस यहीं से स्थानीय निवासियों या कबीलों और उद्योगपतियों के बीच टकराव चालू हुआ, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और वहीं से उनका गुजारा चलता था। वे जंगल को देवी देवता स्वरूप मानते थे, वे संसाधन नहीं मानते थे। जंगल उनके लिए व्यापार का साधन नहीं था, परंतु उद्योगपतियों के लिए जंगल केवल व्यापार का माध्यम था। इसलिए वह जंगल को साफ कर खेत, खदान, बांध आदि बनाना चाहते थे, जबकि स्थानीय निवासी यह नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों तरह के लोगों के बीच टकराव आज भी जारी है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल और अभी रायगढ़ का वन्य क्षेत्र, जिसका आज भी विरोध जारी है। और 20वीं सदी में वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों ने संसाधन के उपयोग को उचित ठहराया, परंतु यह संसाधन किसी देश के पास कम है तो किसी देश के पास ज़्यादा है। जैसे तेल किसी देश के पास ज़्यादा है, कहीं एकदम कम है या है ही नहीं। बस इसी असमानता को कम करने के लिए सभी देशों ने व्यापार का रास्ता अपनाया ताकि आयात निर्यात से संसाधन के दोहन में समानता आ सके। अब बात करते हैं टॉपिक 3 पर, पर्यावरण विज्ञान की नज़र में। विज्ञान की नज़र में पर्यावरण के सभी निर्जीव और सजीव चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सन 1950 में एक घटना घटी जो अमेरिका में घटी। वहाँ के पक्षी, मधुमक्खी, कीट पतंग सभी मरने लगे। पता चला कि वे रासायनिक दवा के छिड़काव से खत्म हो रहे हैं। सन 1962 में रेचेल कार्सन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग, हिंदी में जिसे निस्तब्ध बसंत कहते हैं, जिस बुक ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उस बुक में रासायनिक दवा के नुकसान के बारे में बताया गया था जो जीव जंतुओं से लेकर इंसान तक को नुकसान पहुंचा रहा था। कैसे एक रसायन DDT जो मच्छरों को मारने के लिए था, उसका रासायनिक दुष्प्रभाव जल से मछली तक, मछली से उसको खाने वाले पशु पक्षी इंसान तक पहुंचने लगा। यह बुक वैज्ञानिकों में शोध का विषय बन गया कि ये रसायन कितना नुकसान कर सकता है। चलिए एक चक्र से इसे समझते हैं, कैसे सभी निर्जीव, हवा, जल, चट्टान, मिट्टी और सजीव, जीव जंतु, पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि कीड़े मारने की दवाई खेत में डालते हैं तब कीड़ा तो मर जाता है, पर वह दवाई पानी से होते हुए फसल में आ गया और अब उसी फसल को हम खाते हैं और लंबे समय बाद कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। उदाहरण नंबर 2, यदि रासायनिक पानी को नदी में डालते हैं तो नदी में रहने वाली मछली और उस पानी को पीने वाले जंतु प्रभावित होते हैं और उसी मछली को हम खाते हैं। उदाहरण नंबर 3, इसी तरह जंगल अधिक काटने से प्रदूषण बढ़ता है, अधिक खुदाई से मृदा अपरदन होता है। ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब हम थोड़ा भी प्रकृति को छेड़छाड़ करते हैं या नुकसान करते हैं तो घूम फिर कर हमारे तक ही आ जाता है। अब बात करते हैं टॉपिक 4 पर, अपशिष्ट पदार्थ। दोस्तों, क्या आपने पानी के बोतल, बिस्कुट की पन्नी को उपयोग के बाद फेंका है या रस निकलने के बाद गन्ने के खोई और कारखानों से गंदे पानी को नदी में मिलते देखा है? ये सभी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। परंतु आपने सोचा है ये अपशिष्ट पदार्थ दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे गन्ने के खोई से बिजली, कागज़ बनाना, प्लास्टिक रैपर के खिलौने बनाना आदि। क्योंकि धरती पर संसाधन बहुत कम है और हमें इसे बचाना है, इसलिए हमें अपशिष्ट पदार्थ को रिसाइकिल करके उपयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ही रहा तो एक दिन सभी संसाधन नष्ट हो जाएंगे। अब से संसाधनों को नष्ट करने से पहले सोचिएगा जरूर। टॉपिक नंबर 5, प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, जो चीज़ हम बना नहीं सकते, यानी जिसको बनाने में इंसान का कोई योगदान नहीं है, वह प्राकृतिक संसाधन है। आप क्या जंगल के किसी पेड़ को बना सकते हो या उसके लकड़ी को बना सकते हो? नहीं ना, क्योंकि यह मामला प्राकृतिक है जिससे हमारा कोई योगदान या संबंध नहीं है। पर वही कपास के द्वारा उगाया जाना प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारा कहीं ना कहीं योगदान है। वैसे ही लौह अयस्क जो ज़मीन से निकलती है प्राकृतिक संसाधन है, जबकि उसी अयस्क से लोहा बनाना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आप समझ गए होंगे। अब इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रकार
जो जीवों से प्राप्त होता है। ऐसे संसाधन जैसे लकड़ी, मछली, कोयला, खनिज तेल आदि, क्योंकि कुछ चीज़ें जीवित जीवों से मिलती है और कुछ मरे जीवों से बनते हैं। ये सभी संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा प्रकार जो जीवों से संबंधित नहीं है और निर्जीव है, जैसे भूमि, वायु, धात्विक खनिज, सभी को अजैविक संसाधन कहते हैं। आप दोनों संसाधन के प्रकार को समझ गए होंगे, पर इन संसाधनों का भी एक दिक्कत है। कुछ संसाधन दोबारा उपयोग के बाद सदैव रहते हैं और कुछ संसाधन एक दिन खत्म हो जाएंगे। जो संसाधन सदैव हैं वो नवीकरणीय संसाधन हैं, और जो एक दिन नष्ट होने वाले हैं या नष्ट हो जाएंगे, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन, दोस्तों क्या आपने सोचा है कि बार बार बोरिंग से पानी तैरने पर पानी बहुत देर से क्यों निकलता है? इसका कारण है पानी का बहुत ज़मीन के नीचे चले जाना। जब हम जंगल काटते हैं तो वर्षा ढंग से नहीं होती, और जंगल ना होने से पानी ज़मीन में नहीं रिसता है और वह बह जाता है, जो नदियों द्वारा समुद्र में चली जाती है। जो संसाधन सदैव हमारे आसपास उपलब्ध हैं, जैसे जल, वायु, वन, पशु आदि, यही नवीकरणीय संसाधन हैं। इनके प्राकृतिक चक्र में हम बाधा ना डालें तो ये सदैव उपलब्ध रहेंगे, और बाधा डालें तो ये हमें दोबारा प्राप्त नहीं होंगे। जैसे जंगल काटेंगे तो पानी भूमि में नहीं रिस पाएगा और नतीजा बोरिंग, कुआं सब सूख जाएंगे। इसलिए पानी को रिचार्ज यानी दोबारा प्राप्त करने के लिए जंगल बचाना होगा। उसी तरह नदियों के कुछ प्रदूषण को जलीय जीव साफ कर लेते हैं, पर हम जब ज़्यादा गंदगी नदी में डालते हैं तो वह स्वयं को साफ नहीं कर पाती और नदी नाले में बदल जाती है। इसलिए हम सबको ध्यान देना होगा, नदी में कचरा ना डालें, नदी के पानी को साफ करके खेती की जाए, कचरे को रिसाइकिल किया जाए, नदी में जल स्तर बढ़ाया जाए ताकि जलीय जीव जीवित रह सकें। इसलिए हम नवीकरणीय संसाधन को दोबारा उपयोग करने के लिए उसको हमेशा रिचार्ज करते रहें, उसके प्राकृतिक चक्र को हमें बाधित नहीं करना है। अनवीकरणीय संसाधन, दोस्तों आप जो जितने पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन, बाइक, कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ देख रहे हैं, वो सब कुछ सालों तक चल पाएगा, क्योंकि ये सब अनवीकरणीय संसाधन हैं। और ये सभी अनवीकरणीय संसाधन जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल एक दिन सभी खत्म हो जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहरा लौह अयस्क खदान बंद होने के कगार पर है। आपको पता है 2013 से मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के पास 809,000 मिलियन बैरल तेल हैं, जो 78 साल में खत्म हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 44,000 मिलियन बैरल तेल हैं, जो 12 सालों में खत्म हो जाएगा। दुनिया के पास 1688,000 मिलियन बैरल तेल है, जो 53 सालों में खत्म हो जाएगा। दोस्तों दुनिया के पास 53 साल तक ही तेल है, जबकि हमारे देश के पास तो तेल भी नहीं है। हम दूसरे देश से तेल मंगाते हैं। आपने कभी सोचा है जैसे जैसे तेल दुनिया में कम होगा, देशवासियों को कितना महंगा तेल मिलेगा? इसलिए इन संसाधनों को बचाना होगा और इसके जगह हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। जो देश शक्तिशाली हैं वो दूसरे देश की चिंता नहीं करते, बल्कि अपनी शक्ति के दम पर छोटे देश जिनके पास तेल हैं उन्हें दबाना चाहते हैं ताकि उन पर कब्जा कर सके, जैसे अमेरिका। हम कुछ चीज़ों को खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बना सकते, पर रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से बर्तन बनाते हैं। बर्तन के टूटने पर उसे बॉक्साइट में नहीं बदल सकते, पर एल्यूमिनियम को गलाकर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे टॉपिक 8 पर, संसाधन और विकास। दोस्तों विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, जैसे कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र आदि। इन संसाधनों को पर्यावरण द्वारा उपलब्ध कराने की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार कहते हैं। दोस्तों जब हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो पर्यावरणीय स्रोत प्रकार गड़बड़ा जाता है। जैसे अत्यधिक नदी, हवा को हम प्रदूषित कर देते हैं, जिससे हमें शुद्ध पानी और शुद्ध हवा की कमी हो जाती है। तो हमें संसाधनों को ऐसे उपयोग करना है जिससे प्राकृतिक संसाधन स्वस्थ रहे और विकास सतत चलता रहे। इसी को टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली कहते हैं, जिसमें संसाधन भी ठीक रहे और हम भी विकास करते रहें। दोस्तों हम एक सीमा तक नदी को गंदा करें तो नदी के जलीय जीव पानी को शुद्ध रखते हैं और अशुद्ध पदार्थों को खा लेते हैं, और नदी की इसी क्षमता को शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी कहते हैं। परंतु ज़्यादा गंदगी नदी या जलीय जीव भी ठीक नहीं कर सकते, जैसे साबुन की गंदगी पानी में घुलकर समुद्र तक चले जाते हैं।
वैसे ही गांव के चूल्हे से निकलने वाले धुएं को प्रकृति शुद्ध कर सकती है, पर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को प्रकृति शुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादा प्रदूषण में प्रकृति की सिंक क्षमता या शुद्धिकरण क्षमता काम नहीं करती है। उदाहरण नंबर 1, भारत के कई राज्यों में जितना वर्षा का जल जमीन में नहीं रिसता उतना तो हम निकाल लेते हैं। भारत के 300 जिलों में 20 सालों में भूजल 4 मीटर तक नीचे चला गया है। कुछ राज्य जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में भूजल की अधिक उपयोगिता बढ़ी है। इससे भूजल बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अब बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 पर, संसाधन प्रबंधन। दोस्तों, संसाधन बचा भी रहे और हम उसका उपयोग भी करते रहें, इसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। वैकल्पिक संसाधन पर जोर। प्रदूषण को रोकने के लिए कोयले की जगह प्राकृतिक गैस उपयोग करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, कोयला की जगह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का नवीकरण। कचरे का अलग अलग पुनर्चक्रण करना चाहिए। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना चाहिए। सरकार को जगह अनुरूप सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना चाहिए। हमारे आसपास प्रदूषक पदार्थ जैसे मरकरी या पारा, लेड या सीसा, क्रोमियम की जांच होनी चाहिए। संसाधन का सीमित उपयोग। हमें संसाधन का सीमित और उचित उपयोग करने आना चाहिए, क्योंकि लालच की पूर्ति एक पृथ्वी या 4 पृथ्वी मिलकर भी नहीं कर सकती। इसलिए गांधी जी ने कहा, एक व्यक्ति की जरूरत के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है, परंतु किसी एक के लालच के लिए प्रकृति के पास या धरती के पास संसाधन नहीं है। संसाधन के नए मौके और चुनौतियां। केस अध्ययन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। पंजाब के हरिके बांध से एक नहर निकलती है जो थार मरुस्थल से पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है। यह 650 किलोमीटर लंबी है। सभी उपनगर को मिलाकर यह 9060 किलोमीटर लंबी है। यह नहर 20 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करती है। यह क्षेत्र इसका कमान क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में ना तो वनस्पति है, न पानी है, बस रेत के टीले हैं। गर्म हवा के कारण मिट्टी यानी रेत की कटाई अधिक होती है। तापमान 50 अंश सेल्सियस रहता है और वर्षा का पानी 10 मिलीमीटर से कम होता है। विकास कार्य। इस क्षेत्र में प्रथम चरण की सिंचाई 1960 में चालू की गई थी और दूसरी चरण की सिंचाई 1980 में चालू की गई थी। सिंचाई से मरुस्थल हरा भरा और नम हो गया, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया। वनों और चारागाहों का विकास हुआ। यहाँ अब चना, बाजरा, ज्वार के साथ साथ गेहूं, कपास, मूंगफली की भी खेती होने लगी और साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लेकिन बाद में कुछ नकारात्मक प्रभाव, जल भराव और मृदा में लवणता की भी समस्या यहाँ होने लगी। दोस्तों, आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। कुछ भी अगर आपको बताना है या पूछना है या कुछ सजेशन देना है तो नीचे कमेंट पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।